अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पास पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ हमारी चल रही थी और आज के लेक्चर के अंदर हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लेवरेज के चैप्टर को कंबाइन करके बनाया गया है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिन लोगों को पास पेपर में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या जिनको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या इसको सॉल्व करना नहीं आता तो उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आपको कहा जा रहा है कि 3 कंपनीज प्रेजेंटेड देयर एसेट डिटेल्स। 3 कंपनीज हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। इन तीनों कंपनीज ने अपने एसेट्स की डिटेल्स दी हुई हैं। उसमें से ये शुरू के 3 एसेट करंट एसेट हैं और ये 4 एसेट फिक्स एसेट हैं। और किसको की इनटू बैंक को दी ताकि क्या कर सकें, बोरिंग द लोन ले सकें। बैंक हैज़ पॉलिसी टू लेंड द मनी मिनिमम 40% ऑफ द टोटल एसेट। तो बैंक की ये पॉलिसी थी कि जो आपके टोटल एसेट है ना, टोटल एसेट, इनका 40% हम क्या देंगे, लोन देंगे। ये उनकी बैंक की पॉलिसी है। दिस लैंडिंग मनी कैन बी इंचेंड अकॉर्डिंग टू जनरल पर्पज एसेट। कह रहे हैं ये जो लैंडिंग मनी की पॉलिसी है या जो पैसा दिया जाएगा वो किससे जुड़ा हुआ है, इनके जनरल पर्पज एसेट से। यानी कि इनके जनरल पर्पज एसेट कौन से होंगे, एक आपके पास होता है लैंड और दूसरा यहाँ पर है आपके पास बिल्डिंग जो कि नॉर्मली यूज़ के लिए इस्तेमाल आप करते हैं और ख़रीदते हैं। तो इन 2 एसेट की बिना पर आपका जो सारा लोन का पैसा है वो इससे जुड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि इफ़ जनरल पर्पज एसेट एक्सीड्स 55% ऑफ टोटल एसेट, लैंडिंग मनी या लैंडिंग अमाउंट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 50% ऑफ द टोटल एसेट। क्या मतलब, वो कहना ये चाह रहे हैं कि कंपनी है फॉर एग्जांपल एसेट की डिटेल शो करवा रही है, इसको बैंक 40% एसेट के ऊपर का टोटल एसेट का जो है 40% पैसा देने को तैयार है, डेट देने को तैयार है, लोन देने को तैयार है। लेकिन अगर इनके जनरल पर्पज एसेट का क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर इनके जनरल पर्पज एसेट का जो रेट है टोटल एसेट के अंदर वो 55% से अगर एक्सीड कर गया तो वो लोन 40% की बजाय उस कंपनी को कितना देंगे, 50% देंगे। ठीक है ना, यानी कि 40% तो हर हालत में, लेकिन अगर 50 लेना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि 55% आपके जनरल पर्पज एसेट टोटल एसेट के अंदर होने चाहिए। मिनिमम कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ द बैंक इज 15%। अब घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाए क्या, वो भी तो कुछ कमाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि जो लोन देगा उसके ऊपर जो वापस आपसे कॉस्ट लेगा जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं वो 15% है। दिस कॉस्ट ऑफ डेट कैन बी डिस्काउंटेड बाय फॉलोइंग मैनर। कह रहे हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, ये आपकी डिस्काउंट भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन किस तरीके से, कह रहे हैं कि डिस्काउंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और जनरल पर्पज एसेट का कम्बिनेशन दिया हुआ है ना। कह रहे हैं कि अगर जनरल पर्पज एसेट इस 55% से 1% से लेकर 5% तक के एरिया में ज़्यादा हुए तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 5.1 से 10% तक इस 55% से ज़्यादा हुए, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 61, 62, तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर 10.1% या उससे ज़्यादा का डिफरेंस हुआ तो आपको 4% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको आपके केडी में, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर। तो तीनों कंपनीज़ का डेटा यहाँ पर गिवन है, ऊपर की कंडीशन आपको बता दी गई है। आपको रिकॉर्ड में कह रहे हैं कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीनों कंपनीज़ का आप रिकॉर्ड करें। रिस्क प्रीमियम आपके पास 5% गिवन है जो कि आप केस निकालने यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि वेक के लिए आपको केएस भी ज़रूरत है। एंड टैक्स रेट आपके पास 40% है। ठीक है ना, यानी कि जो आपका वेक का फॉर्मूला होता है, वेक के फॉर्मूले में आपको इक्विटी रेशो तो चाहिए, यानी कि इक्विटी डिवाइडेड बाय एसेट। सर वो तो है, वो मल्टीप्लाई होता है केएस से, तो केएस के लिए प्रीमियम दे दिया। प्लस आपके पास डेट रेशो होता है, डेट अपॉन एसेट, वो भी आपके पास यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद हमारे लिए केडी फाइंड आउट करना भी लाजमी है।
KD तो 15% है, लेकिन क्या कि उसके अंदर डिस्काउंट होगा तो फिर आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी फार्मूला होता है 1 माइनस टैक्स, ठीक है ना, इन्हें के टैक्स आफ्टर द टेट आफ्टर टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। 1 माइनस टैक्स रेट, उसका क्या इफेक्ट आएगा, वो 40% आपको इस वजह से दिया हुआ है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है। कंपनी ए के बाद टोटल एसेट कितने हैं, 38,50,000। कंपनी बी के पास 45,17,000 और कंपनी सी के पास 58,60,000। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो जनरल पर्पस एसेट का टोटल एसेट के अंदर का पार्ट मालूम करने के कितने हैं। तो जनरल पर्पस एसेट में लैंड और बिल्डिंग थे, इसके बाद 7 लाख की लैंड और 15 लाख की बिल्डिंग, तो टोटल 22 लाख हो गया। 675 की लैंड कंपनी बी के पास, 18,10,000 की बिल्डिंग, तो 24,85,000 हो गया। उसके बाद 17 लाख और 20 लाख, ये 37 लाख के जनरल पर्पस एसेट हैं। अब इसका रेट मालूम कर लें। तो रेट के लिए आप क्या करेंगे कि जनरल पर्पस एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो कंपनी ए का रेट 57.14% है, कंपनी बी का 55% है और कंपनी सी का 63.14% है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे कि डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट इन केडी कितना होगा, एक्चुअल रेट माइनस रिक्वायर्ड रेट। एक्चुअल रेट आपके पास जनरल पर्पस एसेट का कितना है, कंपनी ए का 57.14, और आपको कितना रेट रिक्वायर्ड था कि 55% से ऊपर हो, जो गिवन रेट था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंपनी का जनरल पर्पस एसेट का रेट उस रिक्वायर्ड से 2.41% ज़्यादा है। ठीक है ना, 2.14% ज़्यादा है। तो मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ कि 1 से 5% के दरमियान होगा तो 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट कितना मिला, 2% का। ठीक है, तो केडी जो है वो 15% था, लेकिन 2% का डिस्काउंट हो गया, तो इसका केडी होगा 13%। ठीक है ना। उसके बाद केएस कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए 13% का केडी, उसमें प्लस करवा देंगे रिस्क प्रीमियम, तो आपका केएस आ जाएगा 18%। ठीक है जी। उसके बाद वेग का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया, इक्विटी रेशो मल्टीप्लाई बाय केएस प्लस डेट रेशो मल्टीप्लाई बाय केडी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो 50% इसका डेट होगा, क्योंकि इसका रेट जो है वो 55% से ज़्यादा था, तो इसको 40 के बजाय 50% डेट मिलेगा। तो इक्विटी इसकी 50% होगी, केएस 18% से मल्टीप्लाई, और ये 13% से डेट मल्टीप्लाई होगा। 1 माइनस 40 टैक्स रेट, तो 60 से तो मल्टीप्लाई किया, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कंपनी ए का कितना आ गया, 12.9% आ गया। इसी तरीके से बी की बात करें तो हमने इसको यहाँ पर छोड़ा था कि 55% इसका रेट आया, तो इसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका रिक्वायर्ड तो क्या था कि 55 से अबव होना चाहिए। तो नो डिस्काउंट इन केडी बिकॉज जनरल पर्पस एसेट रेट इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट या इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर लेस देन नहीं, इक्वल आएगा, इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो आपका केडी फिर कितना रहेगा, 15% ही रहेगा। तो केएस के लिए आप 15% केडी प्लस 5% रिस्क प्रीमियम जो फिक्स था प्लस करवाएंगे, तो केएस आपका 20% आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी फिर से वेग का फॉर्मूला, डेट रेशो केएस से मल्टीप्लाई, डेट रेशो केडी से मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स। तो यहाँ पर इसका रेट एक्सीड नहीं हुआ, तो इसको 50% नहीं बल्कि 40% ही डेट मिलेगा। तो इसकी इक्विटी होगी 60%, 60 मल्टीप्लाई बाय 20 केएस और 40 डेट मल्टीप्लाई बाय केडी 15%, 1 माइनस टैक्स। तो इसका वेग आ गया 15.6%। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट का क्या है, इसका रेट आया था 63.14%। तो डिस्काउंट इन केडी एक्चुअल रेट इसका है 63.14 और रिक्वायर्ड कितना था 55%। इससे अबव कितना है माइनस किया तो 8.14%। तो उसने क्या कहा था कि 5 से 10 के दरमियान होगा, तो 8.14 है, तो इसको 3% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट इन केडी मिलेगा। तो डिस्काउंट इन केडी हो गया 3, तो केडी 15 में से 3% डिस्काउंट माइनस किया, तो इसका केडी 12%। तो इस 12 में 5% रिस्क प्रीमियम ऐड करवाया, तो 17% इसका केएस आ गया। चूँकि इसका रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा है, तो इसको डेट मिलेगा 50%। सो इसका इक्विटी रेशो जो है वो 50% होगा, क्योंकि इसका रेट ज़्यादा था, और डेट इसको 50 मिलेगा। इसका जो केएस आया वो 17% है, मल्टीप्लाई होगा। इसका जो डेट है डिस्काउंट 3 मिलने के बाद 12% है, 1 माइनस टैक्स रेट से आपने मल्टीप्लाई किया, तो इसका वेग आ गया
12.1%। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इस वाले की है कि जिसके अंदर डेट सबसे कम है। ठीक है जी। सो आई होप कि ये सवाल आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपको होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।